फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे स्थायी पूंजी का अर्थ और इसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक, जिसे हम तत्व और कारक भी कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कारक, घटक या तत्व कुछ भी पूछा जाए तो इन सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्थायी पूंजी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, कैसे इसकी आवश्यकता पूरी होती है और फिर किन बातों को लेकर हमें इस पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखो इसके अर्थ में क्या लिखा है। लिखा है स्थायी संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया गया विनियोजन स्थायी पूंजी कहलाता है। विनियोजन का मतलब है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना, उसमें पैसा लगाना। अब देखते हैं स्थायी संपत्तियां कौन कौन सी होती है। तो लिखा है जैसे भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर आदि को इसमें शामिल किया गया है। ये संपत्तियां व्यवसाय की स्थापना तथा विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्थायी संपत्तियां कौन होती है या कौन सी वो संपत्तियां होती है? ऐसी संपत्तियां जिनसे व्यवसाय का संचालन होता है, जिनसे व्यवसाय का विकास काम शुरू होता है या जिनसे व्यवसाय का विकास होता है, वो संपत्तियां स्थायी संपत्तियां कहलाती है। और उन्हें खरीदने के लिए जिस पैसे का हम उपयोग करते हैं उसे स्थायी पूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर आगे लिखा है इनमें बड़ी मात्रा में निवेश किया जाता है, अतः हमें इन संपत्तियों में सोच समझकर निवेश करना चाहिए, क्योंकि एक बार किए गए निवेश में परिवर्तन करना कठिन होता है या हानि उठानी पड़ती है। अब स्थायी संपत्तियां भूमि, भवन, मशीनरी, इन्हें हम खरीद रहे हैं तो इनमें बड़े पैमाने पर भी तो पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कोई मशीन है तो 5-6 हजार की तो नहीं आती है, वो 50 या 60 हजार की आती है। कोई जमीन हमको खरीदना है तो 3-4 हजार या 30-40 हजार की तो नहीं है, 3-4 लाख या करोड़ ऐसे में हो सकती है ना। तो जब भी हम इन संपत्तियों का उपयोग करने के लिए पैसा लगाते हैं तो पैसा लगाते समय हमें सोच लेना चाहिए कि क्या हम सही काम में पैसा लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि एक बार जब इनमें पैसा लग गया तो इन्हें परिवर्तन करना कठिन होता है या फिर हमें इससे हानि उठानी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है स्थायी संपत्तियों का या स्थायी पूंजी का अर्थ। ठीक है, सॉरी, स्थायी पूंजी का अर्थ ना कि स्थायी संपत्ति का। अब जानते हैं हम स्थायी पूंजी की मात्रा को प्रभावित करने वाले तत्व। तो देखो क्या लिखा, स्थायी पूंजी व्यापार का वह भाग है जिसके द्वारा व्यापार स्थापित किया जाता है, अतः इसकी मात्रा को प्रभावित करने वाले घटक है। कौन कौन से, जो हम यहाँ पर लिखा हुआ है एक डायग्राम में, उससे जानेंगे। तो यहाँ बताया गया है कि जो स्थायी पूंजी होती है वो व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर होती है, व्यवसाय के आकार पर निर्भर होती है, व्यवसाय का विविधीकरण, तकनीक का विकल्प और तकनीकी उत्थान, इन 5 बातों को लेकर होती है क्या व्यवसाय स्थायी पूंजी की हमें आवश्यकता। अब जरूरी नहीं है कि स्थायी पूंजी के लिए केवल यही पॉइंट्स है, आप इसके अदर भी दूसरे पॉइंट्स भी इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हैं उससे समझने का प्रयास करेंगे कि स्थायी पूंजी को कौन कौन सी बातें प्रभावित करती है। जैसे फर्स्ट लिखा है व्यवसाय की प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है विशेषता। किन विशेषताओं के आधार पर हमें स्थायी पूंजी की कम और स्थायी पूंजी की ज्यादा जरूरत होती है। तो लिखा है फ्रेंड्स कि स्थायी पूंजी की मात्रा व्यवसाय की प्रकृति से निर्धारित होती है, अतः जिन व्यापारिक संस्था में सिर्फ वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, उत्पादन नहीं, वहां स्थायी पूंजी की कम आवश्यकता होती है। और इसके विपरीत आधारभूत उद्योग जैसे लोहा, इस्पात, सीमेंट आदि में अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। सिंपल सा मीनिंग है कि व्यवसाय की प्रकृति, अगर व्यवसाय निर्मित वस्तुओं का किया जाता है, अगर कोई भी उपक्रम है वो निर्मित वस्तु का क्रय विक्रय के काम में लगा है, निर्माण काम नहीं करता, मतलब वस्तु का उत्पादन नहीं करता, तो वहां कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता है, क्योंकि वस्तु का उत्पादन करने के लिए हमको एक कारखाना चाहिएगा, सबसे पहले भूमि, ठीक है, जमीन खरीदेंगे, फिर उस पे कारखाना बनाएंगे, फिर मशीन लेकर आएंगे, फिर श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो सभी संसाधनों की आवश्यकता होगी। तो ऐसी आवश्यकता जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है वहां बड़े पैमाने पर होती है। तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि अगर कोई भी उपक्रम निर्मित वस्तु का काम करता है तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता, और इसके विपरीत यदि वह निर्माण ही काम में लगा हुआ है, जैसे वस्तु का उत्पादन करता है, तो उसे बड़े पैमाने पर स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्लियर।
सेकंड देखो, व्यवसाय का आकार, आकार मतलब होता है उसका संरचना, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, तो देखो क्या लिखा, स्थायी पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है। जैसे यदि व्यवसाय बड़े आकार का होगा तो इसमें पूंजी की आवश्यकता अधिक होगी, और इसके विपरीत व्यवसाय का आकार छोटा होता है तो इसमें पूंजी की आवश्यकता कम मात्रा में होगी। अगर हम उत्पादन बड़े पैमाने पर करते हैं तो उसके लिए स्थायी संपत्तियों की ज्यादा आवश्यकता होती है, और इसके विपरीत यदि हमारे उपक्रम का आकार छोटा है, हम छोटे स्तर का कोई काम करते हैं तो हमें कम पूंजी की आवश्यकता होगी। अगला देखो, विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब है जब किसी उपक्रम में एक के साथ 2 या 3 वस्तु का उत्पादन किया जाता है। मतलब जब कोई उपक्रम 2 या 3 या 4 वस्तुओं का उत्पादन करती है तो उन सभी प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उसे बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर कोई भी उपक्रम एक वस्तु का उत्पादन करता है तो उसे कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी, और इसके विपरीत यदि वह एक वस्तु के साथ अनेकों वस्तुओं का उत्पादन करता है तो अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, देखो, ऐसे उद्यम जो अपने उत्पाद के साथ ही अन्य उत्पाद का भी उत्पादन करना चाहते हैं उन्हें भी स्थायी पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे साथ ही लिखा है तो हम लिख लेंगे साथ ही। आ गया समझ में? ठीक है, अगला देखो, तकनीकी का विकल्प। तकनीक का विकल्प इसमें है कि काम 2 प्रकार से होता है, श्रम प्रदान और पूंजी प्रदान। यदि काम श्रमिकों से किया जाता है, ठीक है, तो हमें कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, और इसके विपरीत यदि काम मशीनों से किया जाता है, पूंजी प्रदान तकनीक से किया जाता है, तो हमें बड़े पैमाने पर पूंजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमें मशीन लेकर आना पड़ेगी। जैसे 40,000 50,000 इसकी आवश्यकता होगी, और वहीं अगर अपन श्रमिक से काम कराएंगे तो 4,000 5,000 इसमें हमारा काम हो सकता है। ठीक है, तो इस डिफरेंस के आधार पर भी हमें स्थायी पूंजी की कम या ज्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, पर अब इस बात को हमें किस तरीके से लिखना है, तो उसके लिए देखो क्या डिटेल लिखी है। लिखा है कुछ संगठन पूंजी प्रदान होते हैं तो कुछ श्रम प्रदान होते हैं। पूंजी प्रदान संगठनों में संयंत्र एवं मशीनों के क्रय के लिए भारी निवेश की आवश्यकता होती है। भारी निवेश मतलब होता है बड़े पैमाने पर पैसा लगाना होता है, क्योंकि इनमें मानवीय श्रम की कम आवश्यकता होती है। अब जहां मशीन होती है तो वहां श्रम की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है आजकल मशीन ऐसी आने लगी है कि उसमें केवल टाइमिंग सेट कर दिया जाता है और मशीन ऑटोमेटिकली अपना वर्क करती है। एग्जाम्पल के लिए हमारे घर में अपन वॉशिंग मशीन देखें तो जब हम उसमें कपड़े वॉश करते हैं तो क्या हमें उस समय खड़ा रहना पड़ता है? वहां नहीं, हम केवल उसमें अपना मशीन का जो टाइमिंग होता है वो सेट कर देते हैं और टाइमिंग के बाद अपन उसमें चेक करते रहते हैं कपड़ों को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बोला गया है कि श्रम प्रदान की तुलना में पूंजी प्रदान तकनीक में पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होती है। और कैसी पूंजी की? स्थायी पूंजी की। फिर देखो, ऐसे उद्यमों में स्थायी पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। कैसे उद्यमों में? जो श्रम पूंजी प्रदान होते हैं। दूसरी ओर श्रम प्रदान संगठनों में स्थायी संपत्तियों में निवेश की आवश्यकता कम होती है, क्योंकि उनकी स्थायी पूंजी की आवश्यकता भी कम है। श्रम प्रदान में स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, एंड लास्ट देखो, तकनीकी उत्थान। तकनीकी उत्थान का मतलब होता है ऐसे उपक्रम या कुछ उपक्रम ऐसे होते हैं जो ऐसी वस्तुओं के कामों में लगे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे कंप्यूटर देखो, मोबाइल फोन देखो, तो आज व्यक्ति जो इन ऐसी तकनीकों का उपयोग कर रहा है जो कि बदलती रहती है, अगर उस काम में लगा है तो उसे स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज्यादा होगी, क्योंकि उसे अपने यहाँ पर अपने उपक्रम में उन्हीं वस्तुओं को रखना होगा जो वस्तुओं की ग्राहक क्या करता है? डिमांड करता है। ठीक है, तो किस तरीके से लिखेंगे हम कि कुछ उद्योगों में संपत्तियां शीघ्र अप्रचलित हो जाती है, परिणाम स्वरूप उनका प्रतिस्थापन शीघ्र ही करना होता है। प्रतिस्थापन मतलब जो वस्तुएं उनको शीघ्र हमें बदलना होता है, क्योंकि फैशन आउट हो जाती है। ठीक है, कोई नई वस्तु आती है तो नए फीचर्स के साथ आती है। तो ऐसी कंपनियों में स्थायी संपत्तियों में भारी मात्रा में निवेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर बहुत अप्रचलित हो जाते हैं तथा शीघ्र ही उनका प्रतिस्थापन भी किया जाता है। यदि हम उनकी तुलना फर्नीचर से करें तो पाते हैं कि फर्नीचर इतना जल्दी अप्रचलित नहीं होता और न ही इतना शीघ्र प्रतिस्थापित किया जाता है। अतः ऐसे संस्थान जिनकी संपत्तियां शीघ्र अप्रचलित होने को
अधोमुखी होती रहती है, उन्हें स्थायी संपत्तियों के क्रय के लिए स्थायी रूप में स्थायी पूंजी की व्यवस्था करनी होती है। ठीक है, सिंपल सा मीनिंग है, यदि आप ऐसी वस्तुओं के कामों में लगे हुए हो या ऐसी वस्तु को लेकर आप अपना बिजनेस करते हो जो कि बदलती रहती है, तो इसके लिए आपको स्थायी पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होगी, क्योंकि आपको बदलती हुई टेक्नोलॉजी को ही अपने व्यवसाय में रखना होगा और अपने व्यवसाय को संचालित करना होगा, क्योंकि कस्टमर आजकल नई बदलती हुई टेक्नोलॉजी की ज्यादा डिमांड करता है। ठीक है, अब इस तरीके से हम निष्कर्ष रूप से इसमें कह सकेंगे कि उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट है कि स्थायी पूंजी की मात्रा को अनेक तत्व प्रभावित करते हैं, अर्थात उपक्रम की प्रकृति के अनुसार ही स्थायी पूंजी की मात्रा निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने जाना स्थायी पूंजी जो स्थायी संपत्तियां जैसे भूमि, भवन, मशीन आदि को खरीदने के काम में आती है। ठीक है, और ये कब ज्यादा चाहिए होती, कब कम चाहिए होती है, जैसे हमारे कार्य के आधार पर, हमारे व्यापार के स्वरूप के आधार पर, हमारे कार्य जिस तरीके का हम करते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी वाला करते हैं, हमारे उपक्रम के स्वरूप के आधार पर। ठीक है, विविधीकरण हम जिस टेक्निक से काम करते हैं उसके आधार पर। ठीक है, अब अगर आपको इसमें किसी भी पॉइंट में कोई डाउट लगता है तो उस डाउट के लिए एक कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, जिसमें आपको अपना डाउट लिखकर अपने डाउट को दूर करना है, माइंड के डाउट को। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।